नमस्ते बच्चों, अध्याय 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। बीजीय व्यंजक हम पहले इनसे परिचित हो चुके हैं बीजीय व्यंजकों से। जैसे कि मान लो ये एक बीजीय व्यंजक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और गुणनखंड और गुणांक के बारे में हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है। जैसे मान लो एक बीजीय व्यंजक है 4x + 3y + 4, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में पद क्या चीज होती है, देखिए इसमें जो ये प्लस से पहले वाला ये है, ये एक पद है, ठीक है, ये एक पद है। इसके बाद में ये एक पद है और ये एक पद है, यानी कि ये अलग अलग पद है और इनको हम प्लस के निशान से जोड़कर एक पूरा बीजीय व्यंजक हमने बनाया है। तो हमें पद समझ में आ गया कि क्या होता है कि जो एक साथ अलग नहीं है, जो साथ साथ में है वो पद है। जैसे 4x दोनों साथ साथ में है, ठीक है ना, जो कि किसी जोड़ यानी कि प्लस या माइनस के साइन से अलग नहीं हुए हैं, वो एक पूरा पद होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 4xyz + 3xy - 2y - 3। तो इसमें देखिए ये इतना पूरा एक पद है, क्योंकि ये इनके बीच में कोई भी प्लस या माइनस का निशान नहीं है। अब ये प्लस से ये पद अलग हो गया और दूसरा पद आ गया 3xy, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस से अलग हुआ, दूसरा पद आ गया 2y। उसके बाद में ये माइनस से अलग हुआ तो ये पद आ गया 3, ठीक है। पद में जो चर और अचर आपस में एक दूसरे से गुणा से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस पद में मैं बात करूं तो ये आपस में 4 × x × y × z इस तरह से है, ठीक है ना। तो क्या है, इन पदों को जोड़कर या घटाकर हमने क्या प्राप्त किया, बीजीय व्यंजक प्राप्त किया। तो लिखा है कि पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है और पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। ये जो पद बना 4xyz किससे बना, 4 × x × y × z से एक पूरा पद बना, और पदों को जोड़कर या घटाकर हम क्या बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यानी कि हमें पद पता चल गया है। अब हमें कोई पूछे कि भाई ये पूरा बीजीय व्यंजक है, एक व्यंजक है, तो इसमें कितने पद हैं। अगर हमें पदों की संख्या पूछ ले कितने पद हैं, तो हमें पता चल गया कि पद कौन सा होता है। पद कौन सा होता है, ये पूरा एक पद है, ये एक पद है पूरा, ये पूरा एक पद है, एक पद है। तो हमें पदों की संख्या पूछे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अब हमें पता चल गया कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में गुणांक क्या चीज होती है। गुणांक किसी भी पद में जो अचर है और चर है, दोनों का गुणा से क्या बन रहा है, वो पद बन रहा है, ठीक है। तो जो चर है उनका जो संख्यात्मक गुणांक है, गुणनफल है, वो कहलाता है गुणांक। जैसे कि मान लो 3xy है, तो इसमें अगर इस पद का गुणांक पूछे हमें कि इस पद का गुणांक क्या है, तो इस पद में संख्यात्मक गुणनफल कौन सा है, यानी संख्या के रूप में कौन सा गुणा है, तो 3 है, वो संख्या के रूप में गुणा है, बाकी तो ये क्या है, संख्या नहीं है। तो 3 ही एकमात्र संख्यात्मक गुणन है। तो इसका गुणांक क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड, किसी भी संख्या का संख्यात्मक गुणनखंड उस संख्या का क्या है, गुणांक होता है। इसे संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कह सकते हैं। यानी कि किसी भी पद में संख्यात्मक गुणनखंड है,
उस पद का, उसको बोलेंगे उस पद का गुणांक। जैसे कि हमें पूछ ले कि भाई 4x² है, इसमें गुणांक क्या है, तो इसमें संख्यात्मक जो गुणनखंड है वो क्या है, 4 है, तो इसका गुणांक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया पद, गुणनखंड और गुणांक। पद क्या है, ये जो एक साथ हैं ये सारे मिलकर एक पद को बनाया है। अब गुणनखंड क्या है, इसमें 4 गुणा x गुणा y गुणा z गुणा, इस पद में ये इतने आपस में एक दूसरे से गुणा होके ये पद बना है, तो ये सभी इसके क्या है, गुणनखंड है। गुणांक क्या है, इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड है, इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो क्या है, इसका, इस पद का गुणांक है। आगे चलते हैं, आगे हमें एक प्रश्न लेके इसको आसानी से समझ सकते हैं। और प्रश्न क्या है, निम्न व्यंजक के पद और गुणांक लिखिए। इस व्यंजक के पद कौन कौन से, एक पद तो है 4x² y², एक पद है 4x² y² z², ये वाला पद एक, ये वाला पद और एक ये पद z²। इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, गुणनखंड क्या है, 4 है, तो गुणांक क्या हो गया इसका, इसका गुणांक हो गया 4। इसमें संख्यात्मक जो गुणनखंड कौन सा है, 4 है, तो इसका भी गुणांक क्या हो गया, इसका भी गुणांक हो गया 4। ठीक है, और इसमें संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 से गुणा कर सकते हैं इस तरह, तो इसका गुणांक क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया 1। ठीक है, इसका गुणांक हो गया 1। इस तरह से हम पद आसानी से बता सकते हैं, इसमें ये वाला पद है, इसमें ये वाला पद है और इसमें ये वाला पद है, और उसका गुणांक आसानी से बता सकते हैं। गुणांक क्या होता है, किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड है वो गुणांक है। अब हमें यहां पर ये पूछ लेते हैं कि इसमें प्रत्येक पद के गुणनखंड बताओ, तो प्रत्येक पद में इसमें गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 4 है, 4 गुणा x² गुणा y² से बना है, तो इस पद के गुणनखंड कौन से हुए, 4 हो गया, x² हो गया और y² हो गया, ये इस पद के गुणनखंड है, और इन्हीं में से ये संख्यात्मक गुणनखंड है, ये क्या है, इसका गुणांक हो गया। तो हमें आसानी से अब बता सकते हैं कि पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, गुणांक क्या होता है, पद कैसे पता चलता है, गुणनखंड का कैसे पता चलता है, और गुणांक का कैसे पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पदी द्विपदी एवं बहुपद कैसे पता चलेगा, और ये होते क्या है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, और त्रिपदी क्या होता है, बहुपदी क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, उसे हम एक पदी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही पदों से एक पदी कहते हैं, जैसे कि 4x। अब ये जो व्यंजक है इसमें एक ही पद है 4x बस, तो ये क्या है, एक पदी है। जिसमें एक पद है वो एक पदी है। इसी तरह से जिसमें दो पद है, जैसे 3x + 2, तो इसमें एक ये पद एक ये पद, इसमें दो ही पद है, तो ये व्यंजक क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। जैसे कि x² + y² मैंने लिख दिया, जिसमें एक ये पद है एक ये पद है, इसमें दो ही पद है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। अब देखिए, 3 पदों वाले व्यंजक को हम त्रिपद कहते हैं। जैसे कि मान लो x + y + z लिख दिया, इसमें ये एक पद ये एक पद ये एक पद ये 3 पद है। इसी तरह से मैंने 4x 3y + 2 लिख दिया, तो इसमें एक ये पद है एक ये पद है और एक ये पद है, तो ये क्या हो गया, ये त्रिपदीय हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं समझ में आ गया कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, इसके साथ त्रिपदी क्या होता है। अब बात रही बहुपद की। बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा पद, ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद के पदों की संख्या एक अथवा एक से अधिक कुछ भी हो सकती है। बहुपद क्या होता है, एक या एक से अधिक पदों वाला एक पद अथवा एक से अधिक पदों वाला वह व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो, यानी कि जिसके गुणांक शून्य ना हो।
जिसके गुणांक शून्य ना हो और जिनके चरों की घात ऋणोत्तर हो, ऐसे ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न लेके देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, वो हमें देखना है। देखिए, एक पदी यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर द्विपदी लिख लेते हैं, यहां पर त्रिपद लिख लेते हैं, ठीक है, ये दो लिख लेते हैं, ये तीनों लिख लेते हैं। और अब है अन्य, यानी कि वो जो तीनों में ही नहीं आ रहे हैं वो लिख लेते हैं यहां पर। देखिए, इसमें एक पद ये और ये एक पद, इस व्यंजक में कितने पद हैं? दो पद है, तो ये क्या हो गया? द्विपद में आ गया। कौन सा? x प्लस वाई, कॉमा, ये बहुत सारे व्यंजक दिए हुए हैं, हमें इनमें एक पद, द्विपद, त्रिपद ऐसे लिखना है। ये 1000 है, सिर्फ 1000, इसमें एक ही पद है, तो ये एक पदीय में आ गया। ठीक है, इसमें देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो इसमें चार पद है, इसलिए एक पदीय भी नहीं है, द्विपद भी नहीं है और त्रिपद भी नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? इसमें अन्य में आ जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। उसके बाद में देखिए, ये इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, ये क्या आ गया? त्रिपद में आ गया। तो त्रिपद में कौन सा आ गया? 7 प्लस वाई प्लस 5x, 7 प्लस वाई प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए, 2y माइनस 3y स्क्वायर, इसमें कितने पद आए? दो पद आए। कितने पद आए? दो पद आए, तो 2y माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसमें एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये किस में आ गया? ये किस में आ गया? त्रिपद में आ गया। तो त्रिपद में एक दूसरा आएगा, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब, प्लस का 4y क्यूब। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखेंगे हम, तो 5x 4y और 3xy, ये तीन पद आए हैं, तो ये त्रिपद में आ जाएगा। तो त्रिपद में कौन सा आ जाएगा? 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 3xy। ठीक है, अब देखिए आगे वाला, इसमें एक पद, दो पद, इसमें क्या है? दो पद है, तो ये द्विपदीय में आ जाएगा। तो देखिए, 4z माइनस 15z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है, तो ये त्रिपद तक नहीं है, तो इसमें अन्य में लिख देंगे इसको, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब आगे वाला है PQR। क्या है? PQR है, तो इसमें ये एक पद ही है, तो इसमें एक ही पद है, तो एक पद में आ जाएगा। इसमें देखिए, एक पद है और ये दूसरा पद है, तो ये द्विपद में आ जाएगा। तो P स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर किस में आ जाएगा? द्विपदीय में। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, इसमें एक पद और ये दो पद, तो ये भी आ जाएगा द्विपदीय में। तो 2p प्लस 2q ये आ जाएगा द्विपदीय में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करना पहले भी पता थी कि पदों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, तो उससे हमने पदों की संख्या देखकर इनको अलग अलग कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, समान और असमान पद। समान और असमान पद का मतलब
कि समान पद वो होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनको बोलेंगे समान पद, और असमान पद उनको बोलेंगे जो एक जैसे नहीं है। जैसे मान लो कि भाई मैं 7x + 3 है और इधर मैं लिखता हूँ 7x + 4 है, तो ये 7x ऊपर वाले में है और नीचे वाले में भी 7x है, तो ये दोनों क्या है, समान है। क्या है, समान पद है, समान पद है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे है। क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये समान पद है। इनमें थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो ये समान पद नहीं होंगे। देखिए हम उदाहरण लेते हैं, मान लो यहाँ पर 7x लिया, 14x लिया, -13x लिया, 5x² लिया, 7y लिया, 7xy, 9y², 9x², 5yx, ठीक है ना। तो पहला देखा कि 7x, 14x और 13x, ठीक है, और इधर लिया हमने 5x², 9x², ठीक है, इधर 7xy और -5xy। देखिए 7x, 14x और -13x ये क्या है, दोनों समान है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए हमें गुणांक को नहीं देखना, इसमें क्या नहीं देखना, हमें गुणांक को नहीं देखना है। गुणांक को नहीं देखेंगे, जो चर की घात है, जो चर की घात है और चर समान है वो देखना है, यानी चर एकदम समान होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक तो चर, जैसे कि मैंने यहां पर लिया था, यहां पर 7x था और यहां पर 7x था, तो यहां पर चर x ही था और उसकी घात 1 ही थी, ठीक है। अगर यहां पर 7x और यहां पर 14x आएगा तो भी समान होगा, क्योंकि चर की घात यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 है, दोनों में चर x दोनों समान है, इसलिए ये दोनों क्या हुए, समान पद हुए, ठीक है, समान पद हुए। तो इसलिए यहां पर 7x, 14x और -13x समान है, क्योंकि तीनों में ही क्या है, तीनों में ही x है, ठीक है, x है और उनकी घात भी 1 समान घात है। यहां पर 5 की x² है ये, ठीक है, और ये 9x², दोनों की घात 2 है और दोनों में ही x है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 7xy है और ये -5yx है, तो इनको गुणा करने पर xy लिखें या yx लिखें, दोनों एक ही बात है। तो इसमें भी चर xy है और इसमें भी चर xy है और दोनों की घात भी समान है, इसलिए क्या है, ये दोनों समान है ना। यानी गुणांक को छोड़कर जो बाकी चीजें हैं वो समान होनी चाहिए, वो समान पद होंगे, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है कि 7x और 7y समान पद क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें गुणांक तो समान है और घात भी 1 है, लेकिन गुणांक से हमें मतलब नहीं होता है, दो चीजों से मतलब होता है। जो गुणांक को छोड़कर है वो समान होना चाहिए, लेकिन इसमें गुणांक को छोड़कर यहां पर जो चर है वो x आ गया और इसमें आ गया y, इसलिए ये पद समान नहीं है। अब 7x और 7xy समान क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ x है और यहां पर xy दोनों है, इसलिए ये समान नहीं है। यहां पर x है, यहां पर x² है, यानी कि यहां पर चर की घात बराबर नहीं है, यहां पर 1 है घात और यहां पर घात 2 है, इसलिए ये समान नहीं है, ठीक है। तो पहले में आ गया कि चर है वो अलग अलग है, चर अलग है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी चर अलग अलग है, ठीक है। और तीसरे का देखें तो घात अलग है, चर तो सेम आ गया लेकिन घात अलग है। इस तरह से हम समझ गए कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं, यानी गुणांक को छोड़ के बाकी जो चर है वो सभी समान होने चाहिए, वो होगा समान पद, नहीं तो वो समान नहीं असमान पद हो जाएगा, ठीक है। अब बीजीय व्यंजकों का योग करना सीखेंगे हम और उनका वैकलन यानी उनको घटाना सीखेंगे। देखिए एक प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए।
तो देखिए पहला हमें दिया हुआ है व्यंजक ए बी माइनस बी सी, दूसरा बी सी माइनस सी ए और तीसरा सी ए माइनस ए बी। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए इसमें हमें जोड़ा, इसमें ए बी माइनस बी सी, ठीक है। जो समान चीजें हैं वो उस समान चीजें हैं वो एक दूसरे के नीचे रखनी है हमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें ए बी है क्या, नहीं है। बी सी है क्या, ये लिखा बी सी, सी ए ऊपर वाले में नहीं है, माइनस सी ए लिख दिया, ठीक है। और साथ में ये लिखेंगे तो सी ए माइनस ए बी है यहाँ पर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। हम चाहें तो जहां पर कुछ नहीं है वहां पर जीरो कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जीरो कर दिया मान लो, ठीक है। जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब इसको जोड़ें हम, ठीक है। तो देखिए सी ए में से सी ए गया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब बी सी यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। बी सी में से बी सी जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ए बी प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो उनका उत्तर है वो क्या आया, जीरो आया, ठीक है। उत्तर क्या आया, जीरो आ गया। दूसरे तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं हम इनको, ए बी माइनस बी सी, ठीक है, ये अलग है, प्लस में ये वाला बी सी माइनस सी ए, ठीक है, प्लस सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए बी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। देखिए ये क्या है, एक जैसी चीजें एक साथ रख दीजिए। ए बी है तो ए बी के साथ में दूसरी ए बी कहां पर है, और ये माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी है प्लस बी सी है और माइनस सी ए प्लस सी ए। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये जीरो हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा जीरो, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना कर इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे घटाना कैसे है, ठीक है। घटाना देखेंगे, देखिए 12a माइनस 9ab 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अगर हम उस तरीके से घटाएं तो देखिए a वाला कहां पर है, 4a, तो इसके नीचे 4a लिख देते हैं, 4a, और माइनस का 7ab, माइनस का 7ab, और उसके बाद में प्लस का 3b, प्लस का 3b, और प्लस का 12, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो इन सभी का क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का, इसका प्लस का था, और इसका हो जाएगा प्लस का, और इसका हो जाएगा माइनस का, इसी तरह से इसका हो जाएगा माइनस का। ध्यान रखना, इसमें जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चर वाले चर के साथ घटेंगे या जुड़ेंगे, और अचर वाले अचर के साथ ही घटेंगे या जुड़ेंगे, अचर वाले चर के साथ नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, ठीक है। देखिए ये 12a है, उसमें से 4a जाएंगे तो 8a बच जाएंगे, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है। और इसमें से 9ab में से 7ab जाएगा तो 2ab बच जाएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है, ठीक है। अब इसमें एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो घटेगा और 2b बन जाएगा, और साइन किसका लगेगा, बड़ी प्लस की है तो प्लस का साइन लग जाएगा। ये दोनों माइनस की हो गई, जुड़ जाएगी, और साइन माइनस का आ जाएगा, जुड़ेगी तो 15 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आया, 8a माइनस 2b
-2ab प्लस 2b माइनस 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे तरीके से वैसे सिद्ध करना चाहें तो 12a माइनस 9b 9ab प्लस 5b माइनस 3 और माइनस करेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसको अंदर क्या करेंगे, हम माइनस को गुणा कर देंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस को अंदर से गुणा करते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं ब्रैकेट में, अगर प्लस से करते हैं तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, ये माइनस अंदर से गुणा करेंगे तो माइनस का 4a, ये माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा यानी 7ab हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 3b हो जाएगा, फिर माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए एक जैसों को एक जगह रख देते हैं, 12a माइनस का 4a माइनस का 9ab और इसके साथ में प्लस का 7ab और प्लस का 5b माइनस का 3b माइनस का 12 और माइनस का 3 आ गया। तो इससे उत्तर हमारा उत्तर आ जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस का 2b और माइनस 15, ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हमने जो व्यंजक है उनको जोड़ना और घटाना हमने आसानी से सीख लिया। ठीक है, आगे देखिए दो एक पदियों को गुणा करना, यानी कि दो एक पदीय व्यंजक दिए हुए हैं, जैसे मैंने दे दिया x दूसरा दे दिया y, दो अलग अलग मैंने व्यंजक दे दिए एक पद के, तो इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ये दो उदाहरण लिए हैं उससे देखेंगे। पहला प्रश्न में पहला दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एक पद का 4 और एक दिया हुआ है 7b। तो गुणा जब करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी गुणा करेंगे तो अचर आपस में गुणा हो जाएंगे, और चर अगर समान है, जैसे x को x से गुणा कर रहे हैं तो उसकी घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे x को x से गुणा किया तो एक और एक घात जुड़कर 2 हो जाएगी, x की घात 2 हो जाएगी। लेकिन क्या है, चर अलग अलग है, जैसे x है एक में और एक में y है तो वो x y सीधे लिख दिए जाएंगे, जबकि जो अचर है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे ये जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है कि हमें गुणा करना है 4 और 7b से, तो क्या करेंगे 4 गुणा 7b कर देंगे। तो इसमें क्या है, अचर जो 4 और 7 है वो गुणा हो जाएंगे, तो 7 चौक 28 और b ऐसा कैसा रहेगा, तो उत्तर क्या आएगा 28b आएगा। दूसरा हमने देखा कि हमने यहां पर लिख रखा है माइनस का 4p और इधर 7pq लिख रखा है। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और ये 7 गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और गुणा कौन होगा, p गुणा q, ये गुणा में ही है। ठीक है, तो ये 7 को 4 से गुणा करने पर माइनस का 28 आ जाएगा। अब ये p और p गुणा होंगे तो मैंने बताया था समान चर गुणा होंगे तो इनकी घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि एक और एक घात जुड़कर कितनी हो जाएगी, p की घात 2 और ये q ऐसा कैसा लिख देंगे। तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 28 p स्क्वायर q आएगा। तो हमने गुणा करना, व्यंजकों का गुणा करना सीख लिया है। कौन से, एक पदीय व्यंजकों का आपस में गुणा किस तरह से करेंगे। अगर चर समान आएगा तो वो आपस में गुणा के उसकी उतनी घात बढ़ जाएगी, और अगर चर अलग अलग आएंगे तो वो साथ में लिख दिए जाएंगे, और अचर है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, हमें इस तरह से कुछ
लंबाई और चौड़ाई दे रखी है जो कि एक पदीय युग्म के रूप में है, यानी कि हमें जो लंबाई और चौड़ाई दी है वो व्यंजकों के रूप में है और वे व्यंजक एक पद के हैं, और लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ऐसी आयतें दी हुई है, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें पहले में देखिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, यहां पर लंबाई यहां पर चौड़ाई, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आएगा? देखिए जो पहला है उसमें लंबाई हमें दे दी कितनी p और चौड़ाई दे दी q, तो इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? वो आएगा p गुणा q, इसको लिखें तो p q लिख सकते हैं, ठीक है, p q लिख देंगे। p गुणा q क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, इसलिए इसको p q लिख देंगे, ठीक है। दूसरे में हमें जो लंबाई दी है वो है 10 m, कितनी दी है? 10 m लंबाई है और 5 n चौड़ाई है, 5 n चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 10 m गुणा 5 n इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 10 और 5 तो गुणा हो जाएंगे 50, और ये m और n इस तरह से लिख देंगे तो आ जाएगा 50 mn आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, हमें दिया है 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर। देखिए लंबाई दी हमें 20x स्क्वायर है और चौड़ाई दी हमें 5y स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे लंबाई चौड़ाई को, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे 20x स्क्वायर गुणा 5y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 20 5 से गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 100, और ये x गुणा में लिख दिया जाएगा x स्क्वायर, और इसी तरह से y स्क्वायर इसको गुणा में लिख दिया जाएगा। आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लंबाई चौड़ाई किस तरह से दे रखी है? 4x लंबाई दे रखी है और क्या दे रखी है? 3x स्क्वायर चौड़ाई दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4x को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे। इसमें देखिए 4 और 3 तो गुणा होके 12 हो जाएंगे, और ये x है वो x स्क्वायर से गुणा होगा तो इनकी घात बढ़कर कितनी हो जाएगी? x की घात हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। जब समान चर गुणा होते हैं तो इस तरह से गुणा होंगे वो, और इनको क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये घात इसकी बढ़ जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला हमें दिया हुआ है कि 3 mn और 4 np, 3 ये लंबाई दी है 3 mn, चौड़ाई दी है हमें 4 np चौड़ाई दी है। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 3 mn गुणा 4 np। तो इसमें क्या होगा, ये 3 गुणा हो जाएगा 4 से तो 12 आएगा, ठीक है। m का उधर कुछ नहीं है तो m ऐसा लिख देंगे, n यहाँ पर घात 1 है और इधर भी घात 1 है, तो 1 और 1 जुड़कर घात कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी और p आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 12 mn स्क्वायर p आ जाएगी। कैसे किया? देखिए हमें कोई आयत दी हुई थी और जिनकी विभिन्न आयतें दी हुई थी, और जिनकी क्या है, हमें जो लंबाई और चौड़ाई है वो व्यंजकों के रूप में दिया गया था, एक पदीय व्यंजकों के रूप में दी गई थी। तो हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, ये हमें पहले से पता है।
तो हमने क्या किया, उनका आपस में गुणा किया तो क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। ठीक है, हमें ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन या अधिक एक पदीय को गुणा करना। अभी हम दो एक पदियों को गुणा कर रहे थे, जैसे किसी 3x को 4y से गुणा कर दिया, किसी 4x को 5x से गुणा कर दिया, इन दो को कर रहे थे। अब 3 या 3 से ज्यादा को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और हमने क्या लिया है, एक इससे संबंधित प्रश्न लिए हैं। आयताकार बक्सा है एक, उसका आयतन ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है और उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, जो कि 5a 3a स्क्वायर और 4a की घात 4 दी हुई है। तो देखिए आयताकार बक्सा कैसे होता है। इस तरह का बक्सा है ये। ठीक है, तो जो आयताकार बक्सा होता है इसको हम घनाभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है, इसका जो आयताकार बक्से का आयतन होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमें लंबाई कितनी दी हुई है, 5a, चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें 3a स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें, ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें 7a की घात 4। तो हमें इस आयताकार जो बक्सा है उसका आयतन ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को गुणा करना पड़ेगा। 5a गुणा 3a स्क्वायर गुणा 7a की घात 4। अब देखिए हमने तो यहां तक ही सीखा था, हमने यहां से आगे तो सीखा ही नहीं कैसे गुणा करेंगे, तो ये बताएंगे अभी हम आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी अचर है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 5 गुणा 3 गुणा 7 ये हो जाएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएंगे। अब ये a क्या होगा, a गुणा a की घात 2 गुणा a की घात 4। तो अब क्या होगा, ये देखिए 5 3 15 और ये आ जाएगा 105। अब देखिए a की घात यहां पर 1 है, एक ये घात जुड़ जाएगी इसकी, एक यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, तो a की घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 105 गुणा 1 की घात 7 आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 105 1 की घात 7। ये क्या आ जाएगा, इस आयताकार बक्से का आयतन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए एक पदीय को द्विपद से गुणा करना। ठीक है, एक पद को द्विपदीय से गुणा करना। जैसे एक पदीय ये x है, एक पद है, तो इसको मैं कह दूं कि गुणा करो आप 3x + 4 से। ये क्या है, एक पदीय है। ठीक है, इसमें एक पद है और इसमें क्या है, द्विपद है, 2 पद है। तो इनको गुणा कैसे करेंगे, ये हम इस एक क्वेश्चन को, एक प्रश्न को लेकर देखते हैं। देखिए इसमें कहा है कि 4p को q + r से गुणा कीजिए। तो देखिए 4p ये एक पद है, इसको गुणा किया हमने q + r से। कैसे किया, q + r से गुणा किया। तो कैसे करेंगे गुणा, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे हम, 4p गुणा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे q + r। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4p को गुणा करेंगे q से। किससे करेंगे, q से, फिर ये प्लस का साइन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4p को गुणा करेंगे r से। 4p को किससे गुणा करेंगे, r से गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का तरीका, सबसे पहले 4p को किससे गुणा करेंगे, q से करेंगे,
फिर 4p को किससे करेंगे, r से करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 4p को गुणा किया हमने q से, तो 4pq, फिर ये प्लस का, फिर ये 4pr, तो ये आ गया 4p का q प्लस r से गुणनफल। ठीक है, तो देखिए 4p को q प्लस r से गुणा किया तो किस तरह से किया, पहले इसको किया, इस पहले पद से किया गुणा, फिर प्लस, फिर क्या किया हमने, इसको दूसरे पद से गुणा किया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक पदीय को अगर द्विपदीय से गुणा करना है तो पहले द्विपदीय के पहले पद से गुणा कर लेंगे, फिर दूसरे पद से गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा वो गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, हमें इस तरह से अच्छे तरह से समझ में आ गया कि एक पद को द्विपद से कैसे गुणा करना है। कैसे करना है, जो एक पदी है उसको द्विपद के पहले पद से गुणा करो, फिर क्या करो, उसको दूसरे पद से गुणा करो, फिर उन दोनों को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, जैसा कि हमने इसमें किया है। आगे चलिए, आगे हमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि 3 गुणा 4x माइनस 5, 3 गुणा ये 3x है, 3x है, तो इसको 3x है उसको 4x माइनस 5 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, प्लस में 3 है, ये पूरा एक क्या है, बनाया हुआ है, व्यंजक बनाया हुआ है, इसको सरल करना है हमें। फिर x बराबर 3 रखना है और x बराबर 1/2 रख के इसकी मान ज्ञात करना है। देखिए 3x है, 4x माइनस 5 है और ये प्लस में 3 है। सीधा सीधा हमें क्या इस पर लगाना है कि हमने अभी अभी जो सीखा है कि एक पद को द्विपद से कैसे गुणा करते हैं उसको लगाना है। देखिए ये ब्रैकेट है और इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो स्पष्ट मतलब है अगर कोई निशान नहीं हो, इस तरह से ब्रैकेट हो, तो उसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और इसका गुणा किससे है, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें उनसे गुणा करना है, इस 3 से गुणा नहीं करना है 3x को। ठीक है, इसको इस 3 से गुणा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो द्विपदीय जो व्यंजक है उससे उसको 3x को गुणा करेंगे। तो देखिए हमने पहले क्या सीखा है, पहले पद से गुणा करो, तो 3x को किससे गुणा करेंगे, 4x से, फिर क्या करेंगे 3x को 5 से गुणा करेंगे, 3x को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और बीच में ये क्या है बाकी का निशान है, तो ये लगा देंगे यहां पर। अगर हमारे पास यहां पर प्लस का निशान होता तो प्लस लगाते, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद में इस 3 को ऐसा कैसा रख दीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए 3 और 4 गुणा हो गए 12 हो गए, और x गुणा हो गए क्या हो गई, x की स्क्वायर हो गई। ठीक है, यहां पर माइनस का 3 और 5 गुणा हो गए 15 हो गए, और ये x हो गया, और प्लस का 3 हो गया। ये हमारा क्या बन गया, एक दूसरा व्यंजक बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहला बोल रहा है कि आपको निकालना है x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा। x बराबर 3 पर इसका मान का मतलब है x का जहां पर भी x है वहां पर क्या रख दो, 3 रख दो। तो देखिए 12 गुणा, यहां पर कोई निशान नहीं है मतलब गुणा, यहां पर 3 आ गया तो 3 की घात 2 प्लस 15 गुणा 3, और यहां पर ये प्लस का 3, क्योंकि हमने जहां पर भी x है वहां पर क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो ये 12 गुणा 3 की घात 2 9, माइनस 15 को 3 से गुणा किया 45, प्लस का 3 क्या आया, ये 108 माइनस 45 और प्लस का 3, तो 108 में 3 जोड़ा 111 में से 45 हमने क्या किया, 111 में से 45 घटाए तो कितना है, 66 बच गए। कितने बच गए, 66 बच गए। तो उत्तर कितना आ गया, 66 आ गया। ठीक है, उत्तर कितना आ गया, 66 आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा में कहा है कि x का मान आप ज्ञात करो, x का मान रखो आप 1/2, उस पर इसका मान ज्ञात करो। तो ये है 12, यहां पर 1/2 रख देंगे x की जगह, उसका घात 2। ठीक है,
और माइनस में 15 गुणा 1/2 और प्लस का 3। तो देखिए 12 गुणा 1 की घात 2 1 ही होता है और 2 की घात 2 4 होता है, माइनस 15/2 प्लस का 3। तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आया 3, तो क्या हुआ 3 माइनस 15/2 प्लस का 3, 3 और 3 जुड़ के कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 माइनस 15/2, तो हम इसमें लघुत्तम लिया 2, यहाँ पर आया 12 और यहाँ पर आया 15, तो कितना आ गया 15 में से 12 गए तो माइनस का 3/2 उत्तर आ गया। यानी कि हम अगर एक पद को द्विपदीय से गुणा करना जानते हैं तो इसको आसानी से हम सरल कर सकते हैं, और उसके बाद में हम किसी भी x का किसी भी मान पर इसका मान निकालना चाहें तो x का वो मान इसमें रखकर आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक पद को द्विपद से कैसे गुणा करते हैं। तो बच्चों ये था इस अध्याय का भाग 1, जिसमें हमने सीखा कि गुणनखंड और गुणांक क्या होते हैं व्यंजकों के, एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय गुणांक त्रिपदीय बहुपद क्या होते हैं। इसके बाद में हमने इनका गुणा करना सीखा है, जोड़ करना सीखा, बाकी करना सीखा। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।